एम आई ऑडिबल? सभी को आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग हाय बोल दो। वॉइस आ रही है सभी को? फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लो सो दैट आई कैन स्टार्ट। सभी लोग फट जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो मैंने आप लोग को कई सारी चीजें करने के लिए बोली थी, किसने किसने कर ली है? एवरीवन, सभी ने कर लिया है? सभी ने जो जो होमवर्क दिया था वो सारा कर लिया है? एवरीवन, चलो लेट्स डिस्कस, शुरू किया जाए। शैल आई स्टार्ट? वॉइस क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? वॉइस क्लियर है प्रॉपर तरीके से? सभी का वॉइस क्लियर है? कुछ लैग तो नहीं कर रहा है? सब कुछ ठीक है? जो भी होमवर्क दूं उसको बहुत सीरियसली लेना है। प्रायोरिटी में रखो कि आपका जो क्लास है उस क्लास को अटेंड करना है, और कोशिश करनी है कि रेगुलर बेसिस में क्लास जो आप लोग कर रहे हैं उसका नोट्स करो, रिवाइज करो, ये सब जरूरी है। ठीक है? सेट टारगेट के साथ अगर हम मूव करेंगे तो जल्दी से सिलेबस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैंने आपको एक पीडीएफ क्रॉप्स वाली दी थी, सबने पढ़ी? एक फोल्डर बना लो लैपटॉप में, जो भी पीडीएफ शेयर कर रहा हूं उसको करो, फिर बाद में आप इधर उधर भटकोगे। लास्ट में यही होता है, लास्ट में आप इधर उधर जाओगे, आप कहोगे सर ये नहीं कराया, आप कहोगे वो नहीं कराया, इस टाइप से होगा। और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो तो सिर्फ ये है कि जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ इस चीज का कि उनका ऑप्शनल में जो कमांड है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। लाइव सेशन इसमें करना जरूरी है। मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं रिकॉर्ड करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप इस चीज को समझो कि ये जो क्लासेस हैं इन क्लासेस को बहुत ही सीरियसली लेके अपने ऑप्शनल को अच्छा करना है। रिकॉर्डिंग में भगा भगा के देखोगे, क्लास के साथ कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी, ये सब चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, है ना? तो शुरू करते हैं, आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और आप लोग को आई होप समझ में आ रहा है, सभी लोगों को, है ना? टाइमिंग बहुत मुश्किल है चेंज हो पाना अब है, क्योंकि अब टाइमिंग एक चीज तो डिसाइड हो गई है, क्योंकि अब टाइमिंग अगर अभी चेंज करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि और भी चीजें होती हैं। हाँ ठीक है, जो भी पीपीटीज है उनको पढ़ लो, अच्छे से सामने रखो, जो जो चीजें दूं उसको अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है? कंटेंट, आपको कोई कंटेंट की कमी नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों को जो चीजें दी जा रही है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, हैंड रिटन नोट्स, स्लाइड्स, सब कुछ मैं आपको दूंगा।
और ये बहुत स्टैटिक टॉपिक्स हैं, तो ज्यादा इतना दिक्कत भी आप लोग को नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लिखने वाला पेन कौन सा? हाँ, आपको क्लियरली दिख रहा है सभी को? ठीक है, हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कंटेक्स्ट दे देता हूं, उसके बाद फिर जो है इसको समझना, ठीक है। मतलब इसके बाद मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखना कुछ नहीं है, बस समझ लो, फिर उसके बाद मैं सारा आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लो, ये आपका रामू है ना, ये आपका रामू है। अब रामू इस खेत का मालिक है, ये आपका फार्म एरिया है, ठीक है। और रामू जो है इस खेत का मालिक है, इस खेत का रामू जो है वो मालिक है। अब क्या है, क्योंकि रामू इस खेत का मालिक है, समझना इस चीज को, रामू जो है इस खेत का मालिक है, तो रामू चाहता क्या है? रामू चाहता है कि मैं जो भी करूं उस पर मुझे इकोनॉमिक आउटपुट बढ़िया मिले। इकोनॉमिक आउटपुट का मतलब हो गया कि जो भी कॉस्ट रामू लगाता है, ठीक है, जो भी कॉस्ट लगाए, अगर 100 रुपए लगाता है तो एटलीस्ट 200 रुपए वो कमाए, ये एक एम रहता है। बट रामू इसके लिए क्या करता है, उसे किसी ने बोला यूरिया ले लो, किसी ने कहा बढ़िया पानी दो, तो मतलब इरिगेशन दो। रामू को बोला कि जो है प्लोइंग, मतलब जो टिलेज है उसको जम के करो, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की रामू कहता है सीड ले लो, ठीक है। ये सब बातें जो है रामू को बोली गई। अब रामू जो है चीजें सुन लिया सबकी, ठीक है, सबने बोल दिया, रामू ने सुन लिया। रामू ने कहा कि इरिगेशन करो, तो रामू ने क्या किया, इधर भी पानी जम के भर दिया, यहाँ पानी जम के भर दिया, इधर भी पानी भर दिया। बोला यूरिया डालो, तो जम के यूरिया रामू ने क्या किया, यहाँ भी डाल दिया यूरिया, यहाँ भी यूरिया डाल दिया, यहाँ पे यूरिया डाल दिया। तो मतलब जो भी फार्म लैंड है, रामू क्या है उसको किसी ने बता दिया कि देखो पानी जम के डालो, तो रामू ने जम के पानी डाल दिया। किसी ने रामू को बता दिया जम के यूरिया डालो, तो पूरे में खेत में यूरिया डाल दिया। रामू है ना, तो रामू क्या कर रहा है, बेसिकली रामू पूरे खेत में ये मान के चल रहा है कि हर जगह कंडीशन सेम है। तो यहां पे कहा गया कि देखो मान लो हो सकता है कि ये जो हिस्सा है खेत का, यहां पे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बढ़िया हो, ये जो हिस्सा है खेत का यहाँ बढ़िया हो सकता है यहाँ मॉइस्चर बढ़िया हो, और यहाँ पे आप जम के यूरिया डाले दे रहे हो जिसकी जरूरत इस जगह पे नहीं है, जम के पानी डाल रहे हो इस जगह पे नहीं है, ठीक है। तो ना इस जगह पे हो सकता है यहां जितना आप डाल रहे हो इस जगह पे वहां पे ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, वहां पे क्या है, ज्यादा जरूरत हो। तो अब क्या है, ऐसी स्थिति में रामू क्या कर रहा है, हर जगह पे सब कुछ डाले दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूरत इतनी नहीं है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रामू का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो लो होगा। रामू का आउटपुट जो होगा वो लो होगा, और उस आउटपुट तक वो रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो आउटपुट है वो उसका क्या होगा, रामू का आउटपुट आपका लो होगा, और उस आउटपुट तक रामू रीच नहीं कर पाएगा। मतलब वो जो भी इकोनॉमिक आउटपुट चाहता है वो रामू को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रामू को जिसने बोला कि जम के पानी दो, जम के सीड डालो, जम के जो है यूरिया डालो, तो रामू जो भी डिफरेंसेस हैं खेत के अंदर, उस खेत के अंदर के डिफरेंस को रामू नहीं समझ रहा है और जम के यूरिया और ये सब डाल रहा है। इससे उसको दिक्कत क्या है, एक तो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और उसको जो आउटपुट है रामू को, वो आउटपुट रामू को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और रामू को जो आउटपुट है वो आउटपुट रामू को नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को एवरीवन? समझ में आया? एक बार जल्दी से बता दो, एक बार सभी लोग। है ना, तो यहां पे आप इस चीज को समझो। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या कहती है, अगर आपसे पूछे कि आखिर प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, वॉइस लैग तो नहीं कर रही, मतलब मेरी माउथ और उसमें अंतर तो नहीं आ रहा है, मतलब आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? थोड़ी बहुत इश्यूज अगर हो तो नेट स्पीड भी कई बार होती है, उससे हो जाता है।
तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या कहती है? प्रिसीजन फार्मिंग कहती है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या कहती है? प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग क्या कहती है? प्रिसीजन फार्मिंग क्या कहती है? ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग कहती है कि आप क्या कर रहे हो, जो टाइम के साथ, स्पेस के साथ, है ना, जो भी वेरिएशन, अभी लिखना कुछ नहीं, ठीक है, लिखवा दूंगा मैं, जो वेरिएशन है उस वेरिएशन को आप ध्यान रख रहे हो, टाइम के साथ, स्पेस के साथ जो वेरिएशन है उस वेरिएशन को आप ध्यान रख रहे हो, और उस बेसिस में आप अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उस बेसिस पे कर रहे हो। मतलब मान लो इस जगह पे जनवरी के महीने में, ठीक है, मान लो यहां पे मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है, मान लो ये खेत है और इस खेत के अंदर जनवरी के महीने में ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन की अगर बात करो तो इस लोकेशन में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा है, और मान लो मई के महीने में, मई का जो महीना है, मई के महीने में, मई का जो महीना है उसमें मॉइस्चर कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वेरिएशन क्या बोलेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग है, तो इसे बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई यहां पानी नहीं रहे, पानी कम है, तो हर पूरे साल, 4 साल 5 साल यही पानी कम ही रहेगा। अगर सॉइल का न्यूट्रिएंट है जनवरी के महीने में कुछ है, हो सकता है मई के महीने में अलग हो, तो ये जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन है इसको बोलते हैं टेम्पोरल। और दूसरा होता है स्पेस, मतलब यहां वेरिएशन अलग है, यहां वेरिएशन अलग है, खेत के इस हिस्से के वेरिएशन अलग है, इस खेत के इस हिस्से में वेरिएशन अलग है, तो इसे बोलते हैं स्पेस कंटेक्स्ट में जो वेरिएशन आपका एग्जिस्ट करता है। तो एक तरफ टेम्पोरल है और दूसरी तरफ आपका स्पेस है। तो यहां पे क्या है, जो भी प्रिसीजन फार्मिंग है, जो प्रिसीजन फार्मिंग हम कहते हैं, इस प्रिसीजन फार्मिंग में जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आप क्या करते हो, टेम्पोरल वेरिएशन का भी ध्यान में रखते हो और एज पर द स्पेस उसका भी ध्यान में रखते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, और आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, और इससे जो फार्मर की इनकम है वो जो है बढ़ेगी, ठीक है, फार्मर की जो इनकम है वो आपकी इंक्रीज करेगी। समझ में आया सभी को? इस नहीं, अपने आप कोई शब्द यूज मत करो ना, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही सेलेक्टिव होकर आपको करना है, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया सभी को एवरीवन? तो ये क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस जगह पे। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत आपका मैटर करता है कि अगर नीड के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका खर्चा कम लगेगा। लेकिन इसमें चिंता का विषय क्या है कि अब ऐसे तो है नहीं कि इस हिस्से को अगर रामू को देखना है कि इस हिस्से में मॉइस्चर कितना है, इस हिस्से में मॉइस्चर कितना है, इस हिस्से में मॉइस्चर कितना है, या फिर इस हिस्से में मॉइस्चर कितना है, तो किसी भी हिस्से पे क्या मॉइस्चर है, क्या रेनफॉल है, सब कुछ अगर देखना है तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी, स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसे नहीं है कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इन सब की बहुत अच्छी जरूरत पड़ेगी। और उसी के अकॉर्डिंग जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, जब आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास बढ़िया है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, अगर मतलब जैसे मान लो सैटेलाइट है, कोई फार्मर है वो कैसे सैटेलाइट और इन सब का इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इसका ड्रॉबैक होता है, ठीक है, एक तरीके का वो आपका ड्रॉबैक होता है। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बिल्कुल आएगा, टेक्नोलॉजी जो है वो तो डिसाइड करेगी। चलो अब मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप सभी को जो है वो समझ में आ गया होगा एवरीवन। ठीक है, चलो अब नोट कर लो, हेडिंग डालो प्रिसीजन फार्मिंग। It is a management approach and philosophy. Write down, it is the management approach and philosophy. It is the management approach and philosophy to the cultivation of crop. जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। It is a management approach and philosophy to the cultivation of crop
to the cultivation of crop by considering spatially and temporal variation in soils, by considering spatially and temporal variation in the soil, by considering स्पेशली मतलब ये स्पेशली ये ऐसे लिखना, ठीक है, SPATILLY, स्पेशली वैसे मत लिखना, स्पेशली and temporal variation in the soil, rainfall in soils, rainfall, and adopting management techniques and adopting management techniques to reduce cost comma efficient use of inputs and reduce environment pollution and reduce environment pollution लिख लिया यहां तक? लिखो इन फील्ड वेरिएशन, पॉइंट लिखो। अभय समझ में आ रहा है? अभय, आकाश, पारुल, सभी लोग, उपासना, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अंकुर, समझ में सभी को आ रहा है ना? मतलब ऐसा ठीक है। सो इन फील्ड वेरिएशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन and according to the local circumstances and according to the local circumstances of the given field, according to the local circumstances of a given field, comma seeding, comma nutrient management, seeding, comma nutrient management, seeding, comma nutrient management, comma plant protection etc. are taken up. Plant protection etc. are taken up. Second point है in field variation is taken into consideration and according to the local circumstances of a given field, seeding, nutrient management, plant protection etc. are taken up. लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट लिखो according to Lang-Kendall, and Stafford Lang-Kendall and Stafford
According to Lang, Kindle and Stafford, precision farming, precision agriculture, precision agriculture, precision agriculture can be referred to as form of original agriculture, can be referred to as form of original agriculture. ओरिजिनल एग्रीकल्चर. नेक्स्ट लिखो, पॉइंट लिखो. It is also referred as site specific एग्रीकल्चर और जीपीएस बेस्ड फार्मिंग. ठीक है, साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एंड और जीपीएस बेस्ड फार्मिंग एंड जीपीएस बेस्ड फार्मिंग. ठीक है, साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर और जीपीएस बेस्ड फार्मिंग और जीपीएस बेस्ड फार्मिंग. लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखो, इनपुट्स में लिखो सीड कॉमा टिलेज, सीड कॉमा टिलेज कॉमा सीड कॉमा टिलेज कॉमा केमिकल्स कॉमा वाटर एक्सेट्रा are varied according to yield potential of individual parts of field. ठीक है, मतलब जो भी इनपुट्स है फील्ड के अलग अलग जगहों में, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा रहा हूं. ठीक है, तो ज्यादा उसमें वो नहीं होना है. तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना वही लिखा रहा हूं. नेक्स्ट लिखो, इट फैसिलिटेट the optimal use of inputs. It facilitate the optimal use of inputs. It facilitates the optimal use of inputs. It facilitate the optimal use of inputs resulting in increased gross margin, with reduced impact on the environment. क्योंकि देखो सारे रिसोर्सेस आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मतलब जो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट है वो लेस होगा, क्योंकि जितनी पानी चाहिए उतना पानी दे रहे हो, जितना खाद चाहिए उतना खाद दे रहे हो, तो जो भी इम्पैक्ट होगा दैट विल बी वेरी लेस. ज्यादा इम्पैक्ट मतलब एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इसका ये बेनिफिट आपका होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
इट इज समटाइम नोन एज वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये याद रखना, वेरिएबल बेस्ड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, वेरिएबल बेस्ड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर। ठीक है, ये लिख लो, वेरिएबल बेस्ड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर known as variable rate technology agriculture। लिख लिया? एक बार रीड करो, किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? जो चीज पढ़ाई जाए उसी दिन बढ़िया से पढ़ लोगे ना, बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। चलो, अभी हमने आज क्लास शुरू हुई है, क्या दिन है आज? आज 17 है क्या? 18 है ना, और आपका मेंस का पेपर 24 को है। किस तारीख को है? एग्रीकल्चर का पेपर 24 को है ना। देखते हैं 6 दिन में पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अब इतना जल्दी तो सब कुछ कवर नहीं हो सकता, बट स्टिल लेट्स सी क्या आता है, कैसा क्या होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बैरियर्स। बैरियर्स, क्या क्या बैरियर्स हैं? ठीक है, बैरियर्स क्या होंगे? अगर आप प्रिसीजन फार्मिंग आपको करनी है तो उसमें बैरियर्स क्या क्या होंगे? ठीक है, अगर आप प्रिसीजन फार्मिंग करोगे तो उसमें बैरियर्स क्या क्या बैरियर्स आपके होंगे, तो ये आपको याद रखना है कि अगर, अच्छा आप लोग सभी लोग लैपटॉप में क्लासेस देख रहे हो कि फोन पे देख रहे हो? लैपटॉप में क्लासेस देख रहे हो कि फोन पे देख रहे हो? चिंता मत करो, चिंता मत करो आकाश, कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आप लोग परेशान मत हो, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि कोई चीज छूट जाएगी या कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो रिमोट सेंसिंग का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें इकोलॉजी और ये सब है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा एग्रीकल्चर चीजों से अवेयर होगे। ठीक है अभी, ठीक है, चलो यहां पे लिखो, बैरियर्स पे लिखो, पहला सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, सामाजिक और आर्थिक चैलेंजेस, आप खुद सोचो। ठीक है, कई बार साला, ठीक है, राइट डाउन सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, फिर लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल। ठीक है, तीसरा, तीसरा है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट required for collecting data, sophisticated sophisticated equipment required for collecting data। नेक्स्ट लिखो मल्टीपल टेक्नोलॉजी बैरियर्स, मल्टीपल टेक्नोलॉजी बैरियर्स that relates to machinery, sensors, GPS, etc. Multiple technology barriers that relate to machinery, sensors,
जीपीएस एक्सेट्रा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। अब आपको हर जगह का किस में कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, तो इतना आसान नहीं है ना। कितना कौन करेगा, इससे अच्छा वो सोचेगा चलो सब में जिसको जितना चाहिए ले लो, सब में जम के वो खाद डाल देगा, सब जम के सीड इरिगेशन जो भी है वो करेगा। तो यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टेक्नोलॉजी बैरियर्स हैं, जिसमें मशीनरी, सेंसर, जीपीएस, ये सब कुछ आएगा। और पांचवा है एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये 5 बैरियर्स हैं। ठीक है, किसी भी बैरियर में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बताना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे क्या क्या प्रिसीजन फार्मिंग के चैलेंजेस हैं, एग्रीकल्चर के एडॉप्शन में क्या क्या चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पे कोई लिंक करके प्रश्न पूछा तो उसमें प्रिसीजन फार्मिंग मेंशन कर सकते हो। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार देख लो, कोई किसी में कोई दिक्कत हो लेट मी नो। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक वाला पॉइंट किस तरीके से है, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट का क्या मतलब हुआ। सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट का मतलब हुआ कि सामाजिक आर्थिक लेवल पे, मान लो फार्मर है। अब फार्मर को आप कहो कि चलो आज तुम प्रिसीजन फार्मिंग करो, खेत के हर कोने में देखो कितना पानी है, कितना ये है, उस हिसाब से करो। फार्मर क्यों, मैं इतना, मेरा टाइम नहीं, मतलब वो इतना सोचेगा नहीं, क्योंकि सामाजिक लेवल पे उससे काफी सारे चैलेंजेस है, आर्थिक लेवल पे पैसा और इन सब की कमी है। तो ये सब कौन करेगा, जो एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के रूप में देख रहा है, जिसके पास रिसोर्सेस है ना, वही करेगा। बट हमारे 70-80% फार्मर्स मार्जिनलाइज्ड है, जिनके पास बहुत खेत नहीं है, 2 हेक्टेयर से भी कम खेत हैं, और वो अपना सर्वाइव जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक और आर्थिक लेवल के चैलेंजेस जो है याद रखने हैं। एक्सपेंसिव मतलब ये फार्मिंग बहुत इतनी आसान नहीं है, एक्सपेंसिव है इसका मतलब, क्योंकि इतना कुछ खर्चा और स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में तो है। हाँ, बाकी एक बार सेटअप हो गया, अब जैसे मान लो मैंने क्लास के लिए क्या क्या नहीं किया, ये बोर्ड है, कैसे कैसे इंतजाम किया, कैसे भी करके ना एकदम से करना पड़ा, तो बहुत एक्सपेंसिव है। ये सब इतने सस्ते नहीं है, बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, बट हम लोगों ने किसी तरीके से किया, ये कर लिया, लाइट करना, ये करना, तभी अब मैं आपको क्लास डिलीवर कर रहा हूं, तो फिर आउटकम अच्छा आएगा ना। अब मैं अंधेरे में बैठा हुआ भूत बन के आपको पढ़ाऊंगा, या खेत में बैठे हुए आपको पढ़ा रहा हूँ कि एग्रीकल्चर की क्लास हो रही, थोड़ी ना उसमें मजा आने वाला है आपको। तो इनिशियल स्टेज में कोई भी चीज होती है, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एडवांटेज इसके क्या है। एडवांटेज, नेक्स्ट हेडिंग डालो एडवांटेज। राइट डाउन दिस हेडिंग, दैट इज एडवांटेजेस। इसमें लिखो पहला, लिखो रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। पहला पॉइंट लिखो रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ड्यू टू साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट। देखो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ड्यू टू साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ड्यू टू साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट। दूसरा, increase in production efficiency, increase in production efficiency of inputs, increase in production efficiency of inputs। ठीक है, मतलब आप सब चीज देख के लगा रहे हो तो फायदा ही होगा। तीसरा, रिडक्शन इन एनवायरमेंट पॉल्यूशन, रिडक्शन इन एनवायरमेंट पॉल्यूशन, रिडक्शन इन एनवायरमेंट पॉल्यूशन,
रिडक्शन इन एनवायरमेंट पॉल्यूशन, चौथा लिखो indiscriminate and excessive uses of indiscriminate and excessive uses of all production input is reduced। देखो हाँ, वो सब पॉइंट्स आप बना के लिख देना, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ 4-5 पॉइंट्स दूंगा, उसके बाद जब आपकी पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी ना, तो मतलब जब आप ऑप्शन पे कमांड आ जाएगा, आप खुद से 4-5 पॉइंट्स बना दोगे, तो उसमें कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इनडिस्क्रिमिनेट एंड एक्सेसिव यूजेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन इनपुट इज रिड्यूस्ड। Indiscriminate and excessive uses of all production inputs is reduced। ठीक है, हो पॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड। पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है क्योंकि आप ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, ठीक है। ये सबसे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सारी चीजें। फिर आप बता सकते हो हेल्थ के लिए भी ठीक है, सब बातें आप बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो दैट इज बेनिफिट्स। बेनिफिट्स लिखो, फिर से वही एडवांटेज बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फॉर एनवायरमेंट, बेनिफिट्स फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। राइट डाउन दिस थिंग, दैट इज बेनिफिट्स फॉर एनवायरमेंट, बेनिफिट्स फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, या बेनिफिट्स टू एनवायरमेंट, ये लिखो। पहले लिखो रिड्यूस्ड इरोजन, एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिख लो। रिड्यूस्ड इरोजन रन ऑफ, रिड्यूस्ड इरोजन रन ऑफ एंड सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर बॉडीज, reduced erosion runoff and sedimentation of water bodies, reduced erosion runoff एंड सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर बॉडी। देखो शब्दों को बहुत अच्छे से लिखना है, और जो भी कंटेंट मैं लिखा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया किताबों से कंटेंट है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप किताबें ही पढ़ रहे हो, ये भी याद रखो आपको, क्योंकि अच्छा कंटेंट जो है वो लिखना जरूरी है इन पेपर्स में, तभी जो है नंबर भी आप अच्छा ला सकते हो, ठीक है। तो रिड्यूस्ड इरोजन रन ऑफ एंड सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो जम के पानी, फ्लड इरिगेशन कर दिया आपने, खेत में जम के पानी भर दिया। अब आप खेत में जम के पानी भर दोगे तो क्या होगा, उस पानी के साथ मिट्टी भी बह के चली जाएगी, ठीक है। तो मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हजारों साल में मिट्टी बनती है, और वो मिट्टी बह के साथ में चली जाएगी। तो इस इरोजन रन ऑफ को रोकने का काम ये तरीका, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी ही आप दोगे, ये चीज है। फिर लिखो रिडक्शन इन केमिकल डोजेस थ्रू वेरिएबल रेट, ठीक है। रिडक्शन इन केमिकल डोजेस थ्रू वेरिएबल रेट, रिडक्शन इन केमिकल डोजेस थ्रू वेरिएबल रेट। केमिकल मतलब, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में यूरिया यूरिया ही भर दिया, या पूरे खेत में वही सारी चीजें भरे जा रहे हो, तो यहां पे याद रखना रिडक्शन इन केमिकल डोजेस थ्रू वेरिएबल रेट, रिडक्शन इन केमिकल डोजेस थ्रू वेरिएबल रेट। हाँ बाकी पॉइंट्स आएंगे आकाश, बिल्कुल आएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सैलिनिटी, सॉइल एसिडिफिकेशन, ये सब आगे टॉपिक्स हैं। फिर लिखो रिड्यूसिंग इन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूसिंग इन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, reducing in application of nutrients, specifically nitrogen fertilizer, reducing in application of nutrients especially nitrogen fertilizer, hence decreases
hence decreases nitrate in hence decreases nitrate in hence decreases nitrate in hence decreases nitrate in underground water and nitrous oxide in atmosphere and nitrous oxide in atmosphere। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का कम इस्तेमाल होगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट लिख लो। बाकी पॉइंट्स भी आप बना सकते हो, मतलब कीड़े नहीं लगेंगे, पानी की एफिशिएंसी यूज होगी, क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, मतलब ये चीजें आप, मतलब बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो, अपने आप आपको पॉइंट्स आ जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिडक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन, रिडक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन मतलब इरिगेशन भी जितना पानी की जरूरत उस हिसाब से पानी दोगे, ऐसा नहीं कि जम के भर दिया खेत को, ठीक है, स्विमिंग पूल बना दिया, तैर रहे हो बैठे, है ना, ऐसे नहीं करना। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, राइट डाउन, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग में पहला लिखो, अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी। देखो सेम सी बात है ना, वही 4-5 पॉइंट्स अलग अलग शब्दों में रिपीट हो रही है, वही 4-5 पॉइंट्स जो है अलग अलग शब्दों में आपका रिपीट हो रही है, और कुछ नहीं है ना। तो यहां पे लिखो पहला, अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी इन एग्रीकल्चर फील्ड इन टाइम एंड स्पेस। स्टार्टिंग में भी प्रिसीजन फार्मिंग जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही बात थी। तो अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी इन एग्रीकल्चरल फील्ड in time and space, in time and space, understanding the variability in agriculture field in time and space। दूसरा लिखो, recommended nutrient of recommended nutrient of current season, recommended nutrient of current season may not be required during next season। recommended nutrient of current season may not be required during next season। मतलब आज इस बार एक साल आपने करवाया, अब मान लो आपने एग्रीकल्चर कर लिया, ठीक है, नोट्स बना लिए, सब कुछ बना लिए, सारी चीजें हैं,
अब अगले साल आप पेपर दे रहे हो तो आपके काम आएगा, उसके अगले साल मान लो कोई टॉपिक ऐड ऑन करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो फिर वो होता है। ठीक है, ऑल्दो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती है बट चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो अपडेटेड और रिकमेंडेड चीजें देखनी होती है। तो इसी तरीके से सॉइल है। अब सॉइल में बेसिकली मान लो, है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉइल, तो सॉइल में भी क्या है कि मॉइस्चर का लेवल जनवरी में कुछ है, मई में कुछ है, दिसंबर में कुछ है, फरवरी में कुछ है ना। तो ये सब चीजें क्या डिसाइड और डिटरमाइन करती हैं बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कि एक समय में जो आप जो भी रिकमेंडेड चीजें हैं इस साल, अगले साल वो अगले साल के लिए वो ना हो, ये हो सकता है। नेक्स्ट लिखो टाइमली कलेक्शन। ठीक है, टाइमली कलेक्शन, टाइमली कलेक्शन timely collection and analysis of spatial, SPATIL, and temporal, timely collection and analysis of spatial and temporal information of crop, soil, and environment. Timely collection and analysis of spatial and temporal information of crop, soil, and environment. ठीक है, सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। देखो, कोई भी आप में से हैं जो थोड़ा बहुत भी समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आप बिल्कुल यहाँ पे करो। और ये ऑप्शनल अगर क्योंकि अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप मानो फिर जीएस में पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडीज में, और उसमें भी आपको फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये ऑप्शनल अच्छा खासा स्कोरिंग है, सब कुछ है, टू द पॉइंट डिस्कशन करना है। ऑफ द टॉपिक बहुत सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 250 शब्द लिखना है। 250 शब्द, 300 शब्द जो कोई टॉपिक है उसके लिए हमें कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, वो हम कंटेंट करेंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक अगर उठा के हम 1 महीना भी चलाए ना तो वो चलता रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, मतलब इतना कौन सा पीएचडी करनी है, पीएचडी करने के लिए तो अलग तरीका है, यहाँ पे तो आपको नंबर खींचना और अपना चल देना है। ठीक है, लेकिन भले किसी को भी कोई दिक्कत हो समझने में और ये सब चीजें, तो आप बिल्कुल पूछो। ठीक है, आप पूछ सकते हो और उस हिसाब से हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे। अभी हम लोग ट्राई करेंगे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपकी रहेंगी। सैटरडे संडे आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, मंडे को फिर हम लोग मिलेंगे, इस तरीके से रहेगा। और जो भी क्लासेस ये हैं उनमें चीजें जो पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करते रहो, इसी को बार बार पढ़ो जितना पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश मत करो, कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना। नहीं, अब देखो ये जो है ना, देखो आप इस चीज को समझो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जनरली होता क्या है कि हम अलग करना चाहते हैं, हम अलग करना चाहते हैं, हम बहुत लिखना चाहते हैं, बहुत चीजें करना चाहते हैं, उस चीज में जो बेसिक चीज भी है ना वो भी हमसे मिस हो जाता है। तो बेसिक एस्पेक्ट है ना वो भी हम जो है वो मिस हो जाता है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक चीज हमारा जो हमें कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है, जो पूछा है उसका फिक्स कंटेंट है, आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये समझना है कि यार मेरा फिक्स कंटेंट है, इस कंटेंट को ही मुझे लिखना है। और ये कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत किताबों से है, कोई ऐसा नहीं है, और ये कंटेंट ऑलमोस्ट फिक्स है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी कौन 2 लोग क्लास, अभी कौन चले गए हैं? सभी लोग प्रेजेंट हैं अभी? मैं अब आपकी अटेंडेंस भी लूंगा। ऐसे बीच बीच में क्लास छोड़ना नहीं है, यहाँ मुझे पता चल जाता है बट नाम पता नहीं है कौन गया है। कौन कौन है बताओ, अभी सभी लोग प्रेजेंट है स्टार्टिंग से जो लोग हैं? अभी आप मेरी बात इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा हैंग तो नहीं कर रहा कि टाइम बचा लूंगा, रिकॉर्डिंग में भगा भगा के देख लूंगा,
इससे मेरा टाइम बच जाएगा, ये सब चीजें आपको बहुत नुकसान करेंगी। ये सारी चीजें जो हैं आपको, मान लो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी। बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं, जो समय है इधर उधर की भी हमारे बीच बीच में बातें होती हैं, ये भी फायदा करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप याद हो तो मैंने आपसे पता नहीं कितनी बार जो है बातों बातों में, जब हिंदू एनालिसिस हमारा होता था तो बातों बातों में मैं कहता था कि देखो फोन के बिना बच्चे खाना नहीं खाते। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं, आप लोग भी देखते हो। और उसको हमने सोशलाइजेशन से लिंक किया था, और फिर मैंने आपको बोला था कि कैसे जो है ह्यूमन मशीन से कैसे इंटरेक्ट करे वो सीख रहा है, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन का कैसे इंटरेक्शन होता है वो हम भूल रहे हैं। ये चीज मानते हो? मतलब जिसने क्लास की होगी उसने जाना होगा। फिर मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैंने मेरे डॉटर का एग्जांपल दिया था, 3 इयर्स की है बट वो फोन के बिना उसका बड़ा ये है, ये मैंने आपको बताया था। पर प्रश्न, मैं तो हैरान हो गया प्रश्न देख के, वो प्रश्न पूछा हुआ है इस बार का, देखो ना प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कोई ऑफ द टॉपिक भी मन से जो निकल आए ना, मतलब जो शब्द निकल आए, अब क्या पता वो पूछ ले। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो मन, मतलब ये क्या होता है कि हम लोग भी ऑब्जर्व, आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स, और मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, ये है ऐसा है। अब देखो प्रश्न आ गया, कौन सी किताब में पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, बट जिसने वो बातें सुनी होंगी वो लिख सकता है। आप खुद लिख सकते हो, कई सारी चीजें हैं उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट एक हेडिंग डालो, दैट इज प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। आपको मेरी क्लास के पुराने नोट्स भी मिल जाए, मान लो शेयर बहुत हुआ है मार्केट में, वो नोट्स भी तभी काम आएंगे, क्योंकि खाली नोट्स मिलने से कोई फायदा नहीं होगा, वो समझ नहीं डेवलप होगी। क्लास में स्लोली स्लोली जो चीजें कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है ना, धीरे धीरे, जितना जल्दी कोई चीज करने की कोशिश करोगे ना, उतना जल्दी चीजें भूलेंगी भी। स्लोली स्लोली चीजें मूव करोगे, प्रोसीड करोगे, थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, चीजें सॉलिडिफाई होंगी, तभी चीजें, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अच्छा आंसर लिख पाओगे, है ना। ये बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, मतलब मेरी जिम्मेदारी भी है, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी भी बताने की, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। चलो अब इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, दैट इज अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, according to variability there should be tillage, according to variability there should be tillage, comma, nutrient, weed, according to variability there should be tillage, comma, nutrient, comma, weed, weed management, comma, pest management, comma, disease management, disease management। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, क्या हमने डिस्कस किया, है ना। जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है, ये फार्म है, इस फार्म एरिया में आप किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करोगे, है ना। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, जो फार्म एरिया है उस फार्म एरिया में आपकी किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रिसीजन फार्मिंग है, उस प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर हम लोग जो सिर्फ एक चीज देखते हैं
कि फील्ड में जो वेरिएशन है, मतलब जो भी वेरिएबिलिटी है फील्ड के अंदर, वी आर कंसीडरिंग दैट वेरिएबिलिटी एंड बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है जो फॉलो होता है। उसी के बेसिस में हम डिजीज मैनेजमेंट करेंगे, उसी के बेसिस में हम सीड यूज करेंगे, उसी के बेसिस पे हम वीड मैनेजमेंट करेंगे, उसी के बेसिस पे हम पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। जो आपके जो जो पेस्ट है, मतलब जो इंसेक्ट्स का मैनेजमेंट करेंगे। अभी पेस्ट शब्द आपको नहीं समझ में आया मान लो, इंसेक्ट्स का हम मैनेजमेंट करेंगे, वीड का मैनेजमेंट करेंगे, हम उसी हिसाब से इरिगेशन करेंगे, उसी हिसाब से हम टिलेज करेंगे, मतलब प्लोइंग और ये सब जो है उसी हिसाब से हम करेंगे। टिलेज या शब्द जो हम यूज करते हैं वो है प्लोइंग, ठीक है। मतलब जो भी आप हल उल चलाते हो उसी हिसाब से ही आप करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये पॉइंट अब धीरे धीरे, हाँ पेस्ट शब्द मैंने यूज नहीं किया, इंसेक्ट मान लो, पेस्ट लिख दो, पेस्ट ठीक, वो अलग से टॉपिक है, पेस्ट मैनेजमेंट और ये सब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और ये सब अलग से टॉपिक्स है ना। मैं आपको कंप्लीट सेटअप देख लो किस तरीके से क्लास हो रही है आपकी, है ना। ये देखो, ये लाइट कितना तामझाम होता है। मैं मोबाइल फोन से वीडियो बना के, ठीक है। तो आप देखो, ये पूरा सेटअप के लिए, है ना, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। नहीं तो वीडियो क्या, वो वीडियो का क्या करना है, कंटेंट पढ़ो। आप ऑफलाइन ही हो, आप लोग भी अपना पढ़ते हुए मुझे वीडियो शेयर करो। जैसे आप अगर लाइव देख रहे हो तो अपना जो क्लास ले रहे हो तो एक वीडियो बना के सेंड किया करो मुझे भी, ठीक है। उसको मैं ये जो है ग्रीन स्क्रीन यूज करता हूँ, बट उससे रिफ्लेक्शन होता है मैंग, तो आगे अभी मैंने वो उस टाइप का कलर डाल रखा है, उसको अभी चेंज कर दूंगा, ब्लैक डाल दूंगा सामने, ठीक है। तो आप लोग भी जब क्लास लेते हो ना तो वीडियो बना दिया करो। चलो शुरू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। दैट इज स्कोप ऑफ, नेक्स्ट लिखो, दैट इज, ये लिखो कंपोनेंट्स,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दैट इज कंपोनेंट। देखो सेम सी बातें ही रिपीट हो रही हैं इस पूरे आर्टिकल, पूरे टॉपिक के अंदर। अगर आप देखोगे ना तो सेम सी चीजें ही रिपीट हो रही हैं। तो नेक्स्ट लिखो कंपोनेंट। कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स देख लो, उसमें लिखो पहला कैरेक्टराइजिंग ऑफ वेरिएबिलिटी। राइट डाउन कैरेक्टराइजिंग ऑफ वेरिएबिलिटी। राइट डाउन दैट इज कैरेक्टराइजिंग ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, कैरेक्टराइजिंग ऑफ वेरिएबिलिटी। नहीं नहीं, वो अंकुर पॉइंट्स जो है ना, वो पॉइंट्स बहुत डेप्थ में है, मतलब अलग अलग जो टॉपिक्स है ना, जो मैंने शब्द आपको लिखे हैं वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी खाली वो शब्द याद रखो, फिर अगर उसमें कंटेंट ऐड डालना है तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। मतलब वीड मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, ये सब अलग से टॉपिक्स है, इरीगेशन। तो अभी यहाँ लिख के दो क्या करेंगे। तो पूरे एग्रीकल्चर में पेपर 1 में यही शब्द ही आपको याद रखने, 6-7 प्रैक्टिसेस है, उन्हीं से रिलेटेड आपको पढ़ना है। ठीक है, वीड मैनेजमेंट है और ये सब चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, यहां पे लिखो कैरेक्टराइजिंग द वेरिएबिलिटी। इसमें लिखो, आप लोग भी क्लास करते समय अपना वीडियो ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, आप अपना फेस दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हैं आपके ऊपर है, दिखाओगे तब भी ठीक है, नहीं दिखाना चाहते हो तब भी ठीक है, बट आप क्लास लेते वक्त जरूर से करो। ठीक है, चलो यहां पे लिखो इंट्रा एंड इंटर फील्ड वेरिएबिलिटी। देखो शब्दों को थोड़ा सीखना जरूरी है आपके लिए। जो शब्द है ना, वो शब्द बहुत मैटर करते हैं। आपकी अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आपके लिए फिर चिंता का विषय है। तो यहां पे याद रखना, इंट्रा, इंटर, वेरिएबिलिटी, टेम्पोरल, स्पेशली। तो ये सब जो शब्द हैं, इन शब्दों को आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, मतलब इन शब्दों को आपको अपने वोकैब में लेकर आना है जब आप इस टॉपिक पे लिखो। ऐसे मतलब बहुत ही जनरल लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, वो 3-4 नंबर मिलेंगे। अगर आप 10 में से 7-8 नंबर खींचना चाहते हो तो ये जो शब्द है ना, कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आपको मन में जरूर से ध्यान में रखना है। ठीक है, लैग हो रहा है तो यहां पे लिखो इंट्रा एंड सॉरी, हाँ, इंट्रा एंड इंटर फील्ड वेरिएबिलिटी। इंट्रा एंड इंटर फील्ड वेरिएबिलिटी। राइट डाउन इंट्रा एंड इंटर फील्ड वेरिएबिलिटी may result from number of factors। लैग कर रहा है क्या? अबे, इंट्रा एंड इंटर फील्ड वेरिएबिलिटी may result from number of factors। ठीक है, अब समझना, यहां पे शब्द मेंशन है इंट्रा और दूसरा शब्द मेंशन है इंटर। ठीक है, दो शब्द मेंशन है, एक तरफ है इंट्रा और दूसरी तरफ है इंटर। इंट्रा का मतलब विद इन फील्ड। ठीक है, मान लो ये खेत F1 है और ये खेत F2 है। ठीक है, तो इंटर का मतलब एक ही खेत में यहां यहां अंतर, इंटर का मतलब दो खेतों में या उससे ज्यादा का जो अंतर है। तो जब भी वेरिएबिलिटी आप देखोगे ना, तो वेरिएबिलिटी के लिए ध्यान में रखना है कि ये डिफरेंसेस देखे जाते हैं। वेरिएबिलिटी जो है आपकी, उस वेरिएबिलिटी में आप इन सब चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। इंटर और इंटर फील्ड वेरिएबिलिटी जो है वो ध्यान रखना है। फिर लिखो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दूसरा लिखो, दूसरा कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी। दूसरा कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी, इसमें लिखो जीपीएस, जीआईएस, जीपीएस, जीआईएस, कॉमा रिमोट सेंसिंग, कॉमा वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में लिखो जीपीएस, कॉमा जीआईएस, कॉमा रिमोट सेंसिंग, कॉमा रिमोट वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। वेरिएबल रेट एप्लीकेशन।
वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। तीसरा लिखो मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट लिखो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लिखो, कंपोनेंट में तीसरा कंपोनेंट है दैट इज मैनेजमेंट। वेरिएबल रेट ही तो आपसे मैंक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि जहां भी मॉइस्चर, जहां भी न्यूट्रिशन, उस बेसिस पे ही आप पानी और सब चीजें करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जम के जो है यूज कर रहे हो। चेयर तो बहुत छोटी है, मैं गायब हो जाऊंगा, बट आप लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है। वेरिएबल रेट पे लिखो सभी लोग। मैनेजमेंट पे लिखो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर पर्टिनेंट डेटाबेस इंफॉर्मेशन। एक वो बड़ी वाली चेयर लेनी पड़ेगी तो ले लेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर पर्टिनेंट डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा कंपोनेंट लिखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो पूरा जो भी आप मतलब वेरिएशन देख रहे हो कि मॉइस्चर इतना होगा, ठीक है, रेनफॉल इतनी होगी, मतलब न्यूट्रेंट इतना होगा, खेत में स्लोप इतना होगा, है ना, पूरे खेत का हर एक माइन्यूट आप चीजें देख रहे हो। तो ये इसके लिए क्या करोगे आप? डेटाबेस चाहिए होगा ना, सारा डेटाबेस। तो इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटाबेस जो है मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर डेटाबेस मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे याद रखो दैट इज मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर पर्टिनेंट डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्टिनेंट डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखो, ये मोहम्मद आमिर, कोई क्वेरी है क्या इसमें? क्या आ जाता है टिक करने से, क्या होता है? मोहम्मद आप बोलो जरा कुछ, आप लोग बोल सकते हो क्या? ये भी ऑप्शन है क्या इसमें? अच्छा ये भी ऑप्शन है इसमें। आमिर ये बताओ जरा, आ रही है आवाज? जी सर आ रहे हैं। हाँ बताओ। चलो अभी ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर डिले हो जाएगा, है ना। जी सर। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मुझे ये भी फीचर का पता नहीं था कि आप बात कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करके फिर डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट फोर्थ लिखो, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ लिखो दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कोई भी प्रश्न आप टाइप कर दो अभी, है ना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कंबाइनिंग, इसमें लिखो कंबाइनिंग एंड एनालाइजिंग all factors, combining and analyzing all factors and then making decision। ठीक है, कंबाइनिंग एंड एनालाइजिंग ऑल फैक्टर्स एंड देन मेकिंग डिसीजन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, खेत है, खेत में सारी जानकारी लेके एक डेटाबेस बनाओगे, फिर डिसीजन मेकिंग करोगे। उस बेसिस में कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, कितना जो भी चीजें हैं वो सारा डिसाइड करोगे। सिंपल सी चीज है, वही बार बार इधर उधर की लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बट आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए तभी तो लिखोगे, तभी तो आप लोग लिखोगे, नहीं तो कैसे लिखोगे।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स, मतलब ये हो गया सभी ने, सभी को। इस नेक्स्ट लिखो, स्कोप ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग इन इंडिया। स्कोप ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग इन इंडिया, क्या क्या स्कोप है? स्कोप ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग इन इंडिया। इसमें लिखो, पहला, इंप्लीमेंटिंग प्रिसीजन एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप्स, इंप्लीमेंटिंग precision agriculture for crop like rice, wheat, implementing precision agriculture for crops like rice, wheat in area of Punjab and Haryana, in area of Punjab and Haryana. In area of Punjab and Haryana. दूसरा लिखो, commercial horticulture crops also have scope. Commercial horticulture crops also have scope. Commercial horticulture crops also have scope. तीसरा, नियरली टू थर्ड, तीसरा पॉइंट लिखो, नियरली टू थर्ड एरेबल लैंड, एरेबल लैंड मतलब जहां पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो, तो नियरली टू थर्ड एरेबल लैंड इज रेन फेड, मतलब रेन फेड का मतलब रेन डिपेंडेंट, रेन पर आधारित होना, सारा खेती बाड़ी बारिश पर निर्भर करती है। तो राइट डाउन, नियरली टू थर्ड एरेबल लैंड इज रेन फेड, नियरली टू थर्ड एरेबल लैंड इज रेन फेड. The crop yields are very low. The crop yields are very low, and the crop yields are very low, and very good potential exists for, and very good potential exists for increase, and very good potential exists for increased productivity of, increased productivity of rain-fed cropping system, increased productivity of rain-fed cropping system, increased productivity of increased productivity of ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ रेनफॉर्ड क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट लिखो, लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशन होगी, खुद बताओ क्या होगी, खुद बताओ क्या लिमिटेशन होगी, दो दो पॉइंट, एक एक पॉइंट सब लोग बता दो क्या लिमिटेशन होगी। आकाश, उपासना, सुरभि, टिकेश्वर, ठीक है, बताओ। पूजा, अभय प्रेजेंट है, जो भी प्रश्न लास्ट में देख लेंगे। एक्सपेंसिव, कॉस्ट, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट, पहला पॉइंट लिखो, हाई इनिशियल कॉस्ट।
दूसरा लिखो, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, नॉलेज, कॉमा टेक्नोलॉजी। देखो खुद पॉइंट्स क्रिएट कर सकता हूं मैं, 2-3 पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं आपको, बट आप खुद पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको एंजॉय करोगे सब चीजों में, ठीक है। तो यहां पे लिखो, दैट इज लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लिखो, लैक ऑफ स्किल्स, lack of skills to use complex tools and technique, lack of skills to use complex tools and techniques। ठीक है, श्वेता ने स्किल इन्हांसमेंट वाला पॉइंट दिया, हर्ष ने लैक ऑफ स्किल बताया, वो भी पॉइंट है, कॉमन से पॉइंट है, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीड कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। टॉपिक कंप्लीट है, चाहे कितना बड़ा भी आए क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो, खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, खुद से मतलब एक बार रीड करके खुद लिखा करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, एक अलग से टॉपिक है ये, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, ठीक है। पॉली हाउस और ये सब शब्द भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज, थोड़ा ब्रेक लेते हैं 4-5 मिनट्स का और मिलते हैं, तब तो पानी वानी पी लो, खाना वाना तो खा चुके हो गए आप लोग। एक मिनट, मैंने टॉपिक डाल दिया था जीएस सीरीज वाला, देखा था सबने, मैंने थोड़ा इनोवेशन उसमें भी किया है कि मेरा फेस भी आए और वैसे कंटेंट भी अच्छे से आप लोग को दिखे, वॉइस अच्छी आए, देखा था। थर्ड पॉइंट बता दो, थर्ड पॉइंट मोहम्मद आमिर को थर्ड पॉइंट बता दो। ठीक है, तो आते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद मिलते हैं।
स्क्रीन में नेम और नंबर आ रहा है, वो देखो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो मे बी किसी रीज़न की वजह से, सिक्योरिटी सेटिंग या जो भी आप कह सकते हो, उसकी वजह से डाला गया होगा। अब मेरे हाथ में भी देखो ये सब है नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल पे चीज़ें कर पाना, मतलब टेक्निकल तो पता नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट तो डाली कि वो आप कुछ और कोई लोगों को लगा दो, ठीक है। वो इसलिए होता है कि मतलब वो कंटेंट स्पेसिफिक स्टूडेंट को जा रहा है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा है। तो मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा उनसे कि कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं क्या, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। ये एक टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, है ना। तो क्या होता है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, कभी आपने वो देखा है? देखो मैं बताऊंगा आप लोग, ठीक है। चलो, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर होता क्या है? प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, आप इस चीज को, आवाज नहीं आ रही? ऑडिबल? एम आई ऑडिबल एवरीवन? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? आप लोग भी मतलब डरा देते हो। ठीक है, अब आ रही है आवाज सभी को? ठीक है, चलो, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर अगर आपने देखा होगा, अब जैसे मान लो, इस बार भी प्रश्न एग्रीकल्चर से देखो, मेंस में कितना बढ़िया प्रश्न आए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जीएस में बहुत इंक्रीज हो गया है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो आप खुद देखो इस चीज को, कि मान लो कोई खेत है, इसमें कुछ चीज आप उगा रहे हो, है ना। मान लो आप वीट उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, तो इनको ग्रो करने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत है। कल मैंने पीपीटी शेयर की, उसमें मेंशन भी है। एक टेम्परेचर की जरूरत है, एक लेवल ऑफ रेनफॉल की जरूरत है, एक लेवल ऑफ मॉइस्चर की जरूरत है ना। अब क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस बेसिस में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या करोगे कि इन क्रॉप्स के लिए, ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं आपकी, इन क्रॉप्स के लिए एक, आप क्या कर सकते हो, एक माइक्रो एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे मान लो पॉली हाउसेस बोलते हैं इसको ना, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, खेत के ऊपर पूरा लगा होता है। अब इस वजह से क्या, ये माइक्रो एनवायरमेंट जो होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो एनवायरमेंट, जो ये माइक्रो एनवायरमेंट क्रिएट होता है, इस माइक्रो एनवायरमेंट की वजह से जो भी खेती है, आप ऑल सीजन जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर सकते हो, ठीक है। मतलब पूरे सीजन में जो क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो, ग्रीन हाउस और ये सब। तो यहाँ पे जैसे, मतलब समझ में आ रहा है ना सभी को, जैसे अब जैसे मान लो खेत है, अब उस खेत में उधर टेम्परेचर बहुत हाई है, अब आपको सब्जी उगानी है, सब्जी हाई टेम्परेचर में नहीं उगेगी, तो आप क्या करोगे, पॉली हाउसेस, पॉली हाउसेस जो है उनका यूज कर सकते हैं। तो पॉली हाउसेस अगर आपने, जिसने नहीं देखा होगा, तो आप लोग गूगल में टाइप कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट इट, जब आप पॉली हाउसेस और ये सब की जब आप बात करते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है पॉली हाउसेस और इन सब में, कि आपके जो है ना, कि ये एक इसके अंदर एक अलग सा एनवायरनमेंट बना देंगे। मान लो आपने टेम्परेचर सेट किया कि 23-24 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो, आपको सब्जियां उगानी है,
या कोई फ्रूट्स उगाने हैं या कोई भी क्रॉप उगानी है तो आप उगा सकते हो। तो इसकी जो नीड है, इसकी जो डिमांड है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा तेजी से जो नीड है, डिमांड है, वो काफी अधिक आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर सभी को, एवरीवन? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो। सपोज करो ये आपका कोई अर्बन एरिया है, ठीक है, ये आपका एक अर्बन एरिया है ना। अब इस अर्बन एरिया में आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स देनी है, और वेजिटेबल्स क्या है, बहुत पेरिशेबल आइटम है, ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस डिमांड को मीट करने के लिए पास में ये खेती कर सकते हो, मतलब पॉली हाउसेस बोलते हैं, या आप कह सकते हो कि जो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कैन बी ठीक है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जो है वो आपका प्रैक्टिस किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, इस पूरे खेत, पूरे जो आसपास की जगह है, उसकी डिमांड आपकी मीट हो सकती है। तो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपका प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर भी है ना। अब जैसे मान लो बाहर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, अब एसी चल रहा है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मैंने सेट कर रखा है, ठंड लग रही है मुझे, ठीक है। अब इसको तो कम करना, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये समझो कि टेम्परेचर यहाँ मैंने कंट्रोल कर लिया, लाइटें बढ़िया लगा दी, बाहर अंधेरा, यहाँ लाइटें भी जल रही हैं, सब कुछ है। तो मैंने ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, इसमें मैं क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो प्लांट्स है उनको ग्रो करने के लिए एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, सनलाइट, सब चीजों की जरूरत होती है। तो आप क्या करते हो, एक अलग से उसके लिए एनवायरनमेंट बना देते हो, ऊपर से पूरा कवर कर लेते हो, और उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनके माध्यम से आप उसको पूरा गवर्न कर सकते हो और अच्छे से जो है चीजें कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां पे राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, राइट डाउन। आप एक बार गूगल में चाहो तो इमेज भी देख सकते हो, राइट डाउन द क्रॉपिंग टेक्निक वेयर द क्रॉपिंग टेक्निक वेयर इन द माइक्रोक्लाइमेट the cropping technique wherein the microclimate surrounding the crop plants cropping technique wherein the microclimate surrounding the crop plant is controlled partially or fully partially or fully partially or fully as per the requirement of as per the requirement of as per the requirement of crop specific as per the requirement of crop species grown during crop species grown during their periodic growth grown during their periodic growth लिख लिया? एक बार रीड करो, देखो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर पे अगर लिखने को आए तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, मन से बना बना के लिखोगे तो सही नहीं बैठेगा। इसको हम ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज
also known as controlled environment एग्रीकल्चर। ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल ग्रीन हाउस लिखो, ग्रीन हाउस एग्जाम्पल लिखो, ग्रीन हाउस का इस्तेमाल होता है, कॉमा प्लास्टिक हाउस, हॉट बेड्स, कॉमा कोल्ड फ्रेम्स, कोल्ड फ्रेम्स, कोल्ड फ्रेम्स, कोल्ड फ्रेम्स। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर हैं जिससे आप खेत को पूरा मतलब प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर खेत में प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, नीड क्या है, क्या नीड हो सकती है, सिंपल सी बात है, नीड क्या है इसकी, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की नीड क्या है। देखो इसमें 10 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि राइट अबाउट प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। बाकी कोई चीज आएगी तो जैसे जैसे हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे लिखो दैट इज नीड क्या है। पहला लिखो फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन, फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन, फॉर ऑफ सीजन, सॉरी फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन। ठीक है, ऑफ सीजन कल्टीवेशन, फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन। ऑफ सीजन का मतलब जैसे मान लो सभी को पता है ऑफ सीजन क्या होता है, जब कोई फल नहीं आ रहा। कोल्ड फ्रेम्स, स्टोरेज नहीं, कोल्ड फ्रेम्स, हॉट बेड्स, ये स्ट्रक्चर होते हैं एक प्रकार के, कोल्ड स्टोरेज मत लिख देना, कोल्ड फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, ऑल्दो उसमें भी एम यही रहता है कि टेम्परेचर रिड्यूस किया जाए, हॉट बेड यूज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिखो फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन। ऑफ सीजन का मतलब जब मान लो सब्जी भाजी नहीं उग रही है, भयंकर बाहर गर्मी है, तब भी आप जो है, ठीक है, मतलब तब भी आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा लिखो बेटर इंसेक्ट और डिजीज कंट्रोल, बेटर इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल, बेटर इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल। ठीक है, बेटर इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल। तीसरा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इंक्रीज इन नेट रिटर्न, इंक्रीज इन नेट रिटर्न। नेट रिटर्न मतलब पहले इनिशियल कॉस्ट है लेकिन बाद में फायदा है, इसमें ज्यादा कमाई हो सकती है। अब जब सब्जी कोई मिल नहीं रही उस समय आप सब्जी बेच रहे हो तो 30 रुपए की सब्जी 150 में बेचो, लोग खरीदेंगे। फिर चौथा पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इसका नीड इस पर्पस के लिए एम्प्लॉयमेंट, अब उसको संभालना, साफ सफाई और पूरा सिस्टम आपको चाहिए तो वो पूरा जरूरी है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट लिखो देखो बाकी सारी चीज आप लिख सकते हो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, कंटेंट चाहिए, बाकी आप लोग इतना एक्सपर्ट हो जाओगे ना, ये सब चीजें आप ऐसा ही लिखोगे, आप एंजॉय करोगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था ये ऑप्शनल अच्छा कर सकते हो। अभी पेपर 2 भी मैं शुरू करूंगा, पहले पेपर 1 ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट करके फिर पेपर 2 पे जाएंगे। अदरवाइज अभी से मैं पेपर 2 करूंगा तो आप सोचोगे अरे यार ये क्या आ रहा है, तो मैं पेपर 2 लूंगा, वो भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका बनता है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन, requirement of greenhouse, requirement of greenhouse construction,
रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, राइट डाउन रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन। क्या क्या रिक्वायरमेंट है ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए? पहला क्या करोगे, पहले साइट सिलेक्शन करोगे, जगह जहां आपको बनानी है। तो पहला लिखो, पहला क्या करोगे, साइट सिलेक्शन। दूसरा टोपोग्राफी ऑफ लैंड, भाई लैंड किस तरीके की है वो देखोगे, टोपोग्राफी ऑफ लैंड ये देखोगे, ठीक है। पहला आप क्या करोगे, साइट को सेलेक्ट करोगे कि यहां पे मुझे ग्रीन हाउस लगाना है, ठीक है। फिर लैंड की टोपोग्राफी देखोगे, टोपोग्राफी ऑफ लैंड, टोपोग्राफी ऑफ लैंड। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन इन एंड अराउंड ग्रीन हाउस, ये देखोगे भाई जहां भी ग्रीन हाउस बनाओगे ऐसा नहीं कि आपने ऐसी जगह बनाई कि आज कोई जा ही नहीं सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट की पहुंचाना चीजें, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो तो जो भी प्रोड्यूस करो तो वो जहां के लिए मार्केट है वहां तक पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन एंड अराउंड ग्रीन हाउस, ट्रांसपोर्टेशन इन एंड अराउंड ग्रीन हाउस। चौथा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा लिखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा वाटर, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, तभी तो सिस्टम चलेगा। पांचवा वाटर, छठा सिक्स्थ जो है कवरिंग मटेरियल, कवरिंग मटेरियल, कवरिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये सब क्या रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट लिखो स्कोप क्या है इसका, स्कोप ऑफ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। अब इसमें देखो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं फिर आप लिख लेना इसको। स्कोप क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं। और इस चीज को अगर हमें टैकल करना है, तो अगर हमें इन सब चीज को टैकल करना है तो क्या है, यहाँ पे जो डिमांड है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की बढ़ेगी। क्यों, जैसे मान लो वेजिटेबल चाहिए, फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, यहाँ पे क्या है कि बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स आपका प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर का स्कोप इनमें बहुत अधिक, और भी क्रॉप्स में होगी बट इनमें काफी अधिक आपका बढ़ जाएगा, है ना। क्यों, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन और ये सब चीजें बढ़ रही हैं, इस वजह से क्या है कि ये सारी चीजें आपकी जो नीड है, डिमांड है, ये सब चीजें काफी अधिक आपकी इंक्रीज होंगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट लिखो एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है बताओ। एडवांटेज क्या होंगे इसके बताओ। ठीक है, एडवांटेजेस, तीन चार पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे, पहला लिखो दैट इज ऑफ सीजन कल्टीवेशन, पहला लिखो ऑफ सीजन कल्टीवेशन लाइक फ्लावर एक्सेट्रा, ठीक है, ऑफ सीजन कल्टीवेशन लाइक फ्लावर एक्सेट्रा। दूसरा हार्वेस्टिंग डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर, हार्वेस्टिंग जो है वेदर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि आपने खुद कंट्रोल्ड क्लाइमेट क्रिएट कर लिया है, तो हार्वेस्टिंग डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर। बेटर वाटर यूज एफिशिएंसी,
less impact on environment, surrounding environment, less negative impact on surrounding environment, less negative impact on surrounding environment. फिर crops can be grown throughout the years, crops can be grown throughout the years, crops can be grown throughout the years, crops can be grown throughout the year. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, बाकी पॉइंट भी आप क्रिएट कर सकते हो, क्रॉप्स पूरे साल उगा सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, डिसएडवांटेज क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होगी, हाई इनिशियल कॉस्ट, आवाज आ रही मेरी। दूसरा रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, आपने बनाया करोड़ों रुपए लगा के आपने बनाया, उसके बाद क्या होगा, कोई कैलेमिटी आई, कुछ आई, पूरा चला जाएगा, टूट टाट जाएगा, उसमें क्या होगा। ऑल्दो इंश्योरेंस करा के रखोगे तब अलग बात है, हाई मेंटेनेंस और ये सब पॉइंट्स बिल्कुल लिख सकते हो। रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर तीसरा, बाकी पॉइंट जो आप लोग बता रहे हो ना, सौरभ ने बताया, आकाश बता रहे हैं, पारुल बता रहे हैं, ये सब पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो लिख लो अपना। फिर इनएडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत चाहिए। अब पता चला प्लांट है और वहां पे टेम्परेचर उसने कुछ हाई कर दिया, लो कर दिया, कुछ कर दिया, तो 1-2 घंटा भी गया तो पूरे प्लांट्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज का आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये भी याद रखो, दैट इज इनएडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट, इनएडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अब जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का प्रश्न आता है जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये 2 चीजें की हैं, अभी हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और ये सब भी डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेटेड जो एग्रीकल्चर होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये सब चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। 1-2 क्लासेस और लगेंगी, फिर इसके बाद और भी जो टॉपिक्स हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब, क्रॉप्स, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब कुछ ये डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ में लिखते जाना, रिवाइज करते जाना, और फिर छोटे छोटे बीच बीच में टॉपिक्स आएंगे, वो मैं सब आपको करवाऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। 2 टॉपिक का टारगेट था, बड़े टॉपिक्स थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। कल की क्लास में हम लोग फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। 9 बजे आप लोग याद रखना, 9 बजे भी क्लास में क्रिएट कर दूंगा। तो क्लासेस रेगुलर करना है, छोड़ना नहीं है, लाइव देखो, जो जो रिकॉर्डिंग के मतलब उसमें है वो थोड़ा अवॉइड करो, लाइव क्लास करने की कोशिश करो, वो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड गुड नाइट।